अरे भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई। बाहर सब आपको बुला रहे हैं। अंकिता की ननद बरसा ने आकर कहा। आज अंकिता की मुंह दिखाई थी। बाहर सब उसका इंतजार कर रहे थे। अंकिता कहती, दीदी मैं तो तैयार हूँ, देखिए। अंकिता को देखते हुए बरसा ने कहा, वाह वाह भाभी, आप तो कितनी सुंदर रख रही हैं। थैंक यू दीदी, अंकिता ने शर्माते हुए कहा। अच्छा, अब बाहर चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। माँ भी आपको कब से बुला रही हैं, बरसा अंकिता से कहती है। और फिर दोनों बाहर आ जाते। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती। अंकिता को देखकर सब उसकी बहुत तारीफ करते और अंकिता की सास से कहते, सच में सावित्री, तू तो अपने बेटे के लिए चांद का टुकड़ा लेकर आई है। अपनी तारीफ सुनकर अंकिता भी मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। सावित्री जी ने कहा, मेरी बहू सिर्फ रंग से ही नहीं, मन से भी बहुत सुंदर है। अपनी सास के मुंह से तो अपनी तारीफ सुनने के बाद अंकिता की खुशी की सीमा नहीं थी, क्योंकि सास एक ऐसा शब्द है कि ससुराल जाने के बाद अक्सर लड़कियां घबरा जाती हैं। लड़कियों को अक्सर टेंशन रहती है कि ससुराल में सास कैसी मिलेगी, और यही हार अंकिता का भी था। शादी से पहले शहरियों ने बहुत घबराया था सास के नाम पर, लेकिन शादी होने के बाद अंकिता को ऐसा रखने रखा था जैसे उसकी सास उसके लिए माँ समान ही है। सब अंकिता को देखते और आशीर्वाद के रूप में तोहफा देकर चले जाते। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है। तभी अंकिता की बुआ सास अंकिता को सोने के झुमके देते हुए कहती, बहू, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, इसे अपनी बुआ का आशीर्वाद समझना। अंकिता ने अपनी बुआ सास के पैर छुए और बुआ सास ने अंकिता को खूब सारा आशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो, तुम्हारी जिंदगी में सदा खुशियाँ बनी रहें, मेरी खुशियों भी तुम्हें मिल जाएं। और अपनी भाभी सावित्री जी से कहती, भाभी, हमारी अंकिता तो सुंदरता के साथ साथ गुणों की खान है, दूसरों का कितना मान और सम्मान करती है। सावित्री जी ने हाँ में जवाब दिया और अंकिता से कहती, बेटा अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। तब बुआ जी कहती, अंकिता चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे तक चलती हूँ। अंकिता को अपनी ससुराल में सब बहुत पसंद आए थे, लेकिन बुआ सास तो कुछ चाहता ही भाग गई थी। अंकिता की तारीफों के पुर उन्होंने इस तरह बांधे कि अंकिता को लगने लगा कि सबसे बड़ी हितैषी तो यही मेरी हैं। और वह अंकिता से कहती भी, अंकिता तुम्हें यहाँ कोई परेशानी हो तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारी हर परेशानी को ख़त्म कर दूंगी। आखिर तुम मेरी बेटी समान हो, भगवान ने तो मुझे कोई बेटी नहीं दी, मेरे तो बेटे हैं, लेकिन जब भी तुम्हें देखती हूँ तो यही सोचती हूँ, यदि मेरी बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ जी, मैं भी आपकी बेटी ही तो हूँ। वैसे मेरी बुआ भी बिल्कुल आपकी तरह हैं, वह भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा, अंकिता की बुआ सास ने कहा। अंकिता ने कहा, हाँ बुआ जी, मैं भी उनसे अपने दिल की हर बात कह देती हूँ और वह मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती हैं। मेरी बुआ तो मेरे लिए दोस्त समान भी हैं। अंकिता ने अपनी बुआ की तारीफ करते हुए कहा। तभी अंकिता की बुआ सास कहती, आज से तुम मुझसे अपने दिल की हर बात कह सकती हो, मैं भी तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। चाहो तो तुम मेरी दोस्त भी बन सकती हो, बस उम्र में मैं तुमसे थोड़ी सी बड़ी हूँ। यह कहते हुए दोनों हंस जाती। अब रात बहुत हो गई है, मैं चलती हूँ, कहते हुए बुआ जी वहाँ से चली जाती। अंकिता अपने पति को बुआ जी की सारी बातें बताते हुए कहती, तुम्हारी बुआ तो सच में बहुत अच्छी हैं, पता है उन्होंने तो मुझे अपनी बेटी मान लिया है। तब रोहन ने कहा, अंकिता, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और बुआ जी से बच के रहना, क्योंकि वह बहुत चालाक हैं। वह मीठी मीठी बातें कर कर लोगों को अपने बस में कर लेती हैं और फिर लड़ाई करा कर मचे रहती हैं। यही वह अपने ससुराल में करती आई हैं और यही वह अपने मायके में भी करती हैं, और अब वह ऐसा तुम्हारे साथ भी करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि बुआ जी की हर एक बात
एक कान से सुनना और दूसरे कान से नकार देना। आगे तुम खुद ही समझदार हो। अंकिता को रोहन की बात पर विश्वास नहीं होता। बुआ जी तो कितने अच्छे से बात कर रही थी, आखिर कोई इतना दिखावा तो नहीं कर सकता। ना जाने क्यों रोहन बुआ जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं। नहीं, मुझे तो बुआ जी बहुत अच्छी लगी, लेकिन रोहन भी शायद सच कह रहे हों, क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा अच्छे से बुआ जी को जानते हैं। सोचते हुए अंकिता सो जाती। दूसरे दिन सुबह से अंकिता को उठने में देर हो जाती। अंकिता घबरा जाती, सोचती कि आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है और मुझे आज ही सोकर उठने में देर हो गई। मम्मी जी ने कहा था कि आज तो खाना मुझे बनाना है, मैं देर से कैसे उठ सकती हूँ। अंकिता मन ही मन सोच रही थी, अब सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं कितनी आलसी हूँ। सोचते हुए अंकिता तैयार हो जाती और जब रसोई घर की तरफ जाती तभी अंकिता की ननंद कमरे में आती और अंकिता घबराते हुए अपनी ननंद से कहती, वो पता ही नहीं चला कि आंख देर से क्यों खुली, सब गुस्से में होंगे ना। तभी ननंद बरसा ने कहा, भाभी गुस्से में तो सब बहुत हैं, आखिर घर की बहू को इतना ज्ञान होना ही चाहिए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सब उठ गए, आप ही नहीं उठी, गलत बात है। यह सुनकर अंकिता अपना चेहरा शर्म से नीचे कर लेती। तभी बरसा ऊपर चेहरा उठाते हुए कहती, अरे भाभी इतना भी क्यों घबरा रही हो, कोई गुनाह कर दिया क्या? कोई भी आपसे नाराज नहीं है, मैं तो बस आपको बुलाने के लिए आई हूँ कि चाय नाश्ता कर लीजिए। कहते हुए वर्षा हंस जाती। वर्षा को हंसता हुआ देख अंकिता के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती और वर्षा ने अंकिता से कहा, बस यूं ही मुस्कुराते रहिए। अंकिता और वर्षा बाहर आ जाते और सबके साथ चाय नाश्ता करने लगते। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार आ चुके थे। अब सिर्फ बुआ जी घर पर थीं। एक दिन अंकिता की सास किसी काम से मार्केट जाती हैं और ननंद कॉलेज गई हुई थी। घर पर सिर्फ अंकिता की बुआ सास और अंकिता अकेली थी। अंकिता रसोई में काम कर रही थी और तभी बुआ जी भी आ जाती। अंकिता ने कहा, बुआ जी आप बैठिए, मैं सब कर लूँगी। तब बुआ जी कहती हैं, तुम इतने सारे लोगों का खाना अकेले कैसे बनाओगी, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। कहते हुए बुआ जी और अंकिता खाना बनाने रखी। फिर बुआ जी कहती कि तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन तब मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम्हारी कोई बुराई करता है। अंकिता ने कहा, आप क्या कह रही हैं बुआ जी, यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं, सब मेरी बहुत तारीफ भी करते हैं। तब बुआ जी कहती, ऐसा तुम्हें रखता है अंकिता, लेकिन जिन्हें बुराई करनी हो ना वह पीठ पीछे कर ही देते हैं। अभी तुम्हारी सास कह रही थी बहू की माँ ने तो उसे कुछ सिखाया ही नहीं, खाना भी अच्छा बनाना नहीं आता, कभी नमक मिर्च ज़्यादा होती है या तो कभी कम, इतना भी अंदाजा नहीं कि 4 लोगों के खाने में कितने मसाले डाले जाते हैं, और रोटी तो कभी गोल सेक कर भी नहीं जानती। और तुम्हारी ननंद जो बरसा है ना वह भी कोई कम नहीं। उस दिन तुम सोकर देर से उठी थी तो अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी देख रो भाभी को सुबह के 7 बज चुके हैं, लेकिन उन्हें उठने का होश ही नहीं है, और यदि मैं थोड़ी देर से सोकर उठती हूँ तो आप तो मुझसे फटाक से गुस्सा हो जाती हैं। अब भाभी से कुछ क्यों नहीं कहती? तब मैंने समझाया भी, नई नई बहू है, थक गई होगी इसलिए नींद नहीं खुली, लेकिन मेरी इस बात पर तो तुम्हारी ननद और सास दोनों ही भड़क गई और कहने लगी, अंकिता की ही नई नई शादी नहीं हुई है, और भी लड़की होती हैं और वह समय पर उठती हैं और घर का पूरा काम कर लेती हैं, लेकिन भाभी तो आलसी हैं, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं। सुनकर तो मुझे बहुत बुरा लगा। यदि उन्हें तुमसे कुछ कहना था तो अकेले में तुमसे कहती, लेकिन बाहर सब रिश्तेदार बहते हुए थे और वह तुम्हारी बुराई करने से पीछे भी नहीं हटी। और फिर क्या था, जब घर के ही लोग बुराई करेंगे तो बाहर वाले थोड़ी ना चुप रहेंगे, उन्होंने भी बुराई करना शुरू कर ही दिया। तब अंकिता कहती है, लेकिन बुआ जी दीदी और मम्मी जी तो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने आज तक तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तब बुआ जी ने कहा, यही तो बात है अंकिता, तुमसे कुछ नहीं कहा, यदि उन्हें कोई परेशानी है तो उन्हें तुमसे कहना चाहिए ना,
या रोहन से भी कह सकती हैं, लेकिन वह तुमसे कुछ नहीं कहती और बाहर तुम्हारी बहुत बुराई करती हैं। अब मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी माना है और अपनी बेटी की बुराई कोई माँ थोड़ी ना सुन सकती है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि खाना बनाते वक्त ध्यान रखा करो, कहीं कोई गलती ना हो जाए और जल्दी सोकर उठने की भी आदत डाल लो। अब मेरा क्या है, मैं तो 10-15 दिन में चली जाऊंगी, फिर तुम्हें खुद ही तो अकेले सब देखना है ना। मैं तुम्हें अपना समझती हूँ इसलिए तुम्हें सब कुछ बता दिया, वरना मैं भी चाहती तो तुमसे कुछ नहीं कहती। यह सुनकर अंकिता मन ही मन सोचने लगती, बुआ जी सच ही तो कह रही हैं। यदि मम्मी जी और दीदी को मुझसे कोई परेशानी है तो मेरे मुंह पर नहीं कह सकती। मैं थोड़ी ना उनकी कोई सी बात का बुरा मानने वाली हूँ। जानती हूँ कि मैं हर काम में परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन कोशिश तो पूरी करती हूँ ना। और यदि उन्हें कुछ मुझे समझाना है तो मुझसे कहें, बाहर मेरी बुराई करने की क्या ज़रूरत है। कहते हुए अंकिता गुस्से में रोटी सेकने लगती। तब उसकी रोटी जल जाती और बुआ जी कहती, अंकिता कैसी रोटी बना रही हो बेटा, सही से रोटी बनाना सीख लो, वरना तुम्हारी सास कहेंगी कि तुम्हें रोटी भी बनाना नहीं आती। अंकिता गुस्से में कहती, बुआ जी जिसे जो कहना है कहे, अब मैं किसी का मुंह थोड़ी ना बंद कर सकती हूँ। हाँ, कोई मुझसे कुछ कहेगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मुझ में क्या कमी है क्या नहीं, लेकिन कहने वाले तो बाहर कहते हैं, मुझसे तो कोई कुछ नहीं कहता। तभी बुआ जी मन में सोचती, यहाँ तो मैंने आग लगा दी, बस एक बार भाभी और वर्षा को भी इनके खिलाफ भड़का दूँ, तब आएगा खैर में मचा। और बुआ जी अंकिता से कहती, जो भी मैंने तुमसे कहा ना उस सब के बारे में रोहन से मत कहना, वरना रोहन तुमसे कहेगा कि मैं तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे रोहन दिल का अच्छा है, लेकिन मेरी भाभी ने उसे मेरे खिलाफ भड़का कर रखा है, इसलिए रोहन भी मेरी बुराई करता है। तभी अंकिता की ननद वर्षा कॉलेज से आती और अपनी भाभी को आवाज़ लगाते हुए कहती, भाभी बहुत तेज भूख लग रही है, आपने आज क्या बनाया है। तब अंकिता ने गुस्से में कहा कि मुझे खाना ही बनाना कहाँ आता है कि मैं कुछ बनाऊं। तब वर्षा कहती, क्या हुआ भाभी, आप कुछ गुस्से में रख रही हैं। तब बुआ जी कहती, अरे वर्षा तुम्हारी भाभी तुमसे मजाक कर रही हैं, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। जाओ तुम हाथ मुंह धोकर आओ, तुम्हारी भाभी अभी तुम्हारे लिए खाना लगाती हैं। अच्छा बुआ जी, कहकर वर्षा अपने कमरे में चली जाती, लेकिन उससे इतना तो समझ में आ गया था कि दाल में कुछ काला जरूर है, वरना भाभी इस तरीके से बात कभी नहीं करती। और वहाँ बुआ जी अंकिता से कहती, अंकिता पागल हो गई हो क्या, इस तरीके से बात करोगी तो सब तुम्हें ही गलत कहेंगे। तब अंकिता ने गुस्से में कहा, तो क्या करूं बुआ जी। बुआ जी कहती, जो जो मैं कहती हूँ अब तुम वही करोगी, और अभी चुपचाप अपनी ननंद के लिए खाना लगाओ। इसी तरह दिन निकलते गए और बुआ जी ने अंकिता को उसकी सास और ननंद के खिलाफ बहुत अच्छे से भर दिया था। बुआ जी तो अपना काम कर कर चली गई थी और अंकिता भी अपनी सास और ननंद को अपनी दुश्मन समझने लगी थी। अब यदि अंकिता की सास उससे कुछ अच्छा भी कहती तो उसे बुरा ही रखता। आज अंकिता की सास ने अंकिता से कहा, बेटा जब भी भिंडी की सब्जी बनाया करो ना तो मसाले पहले मत डाला करो, इससे मसाले जल जाते हैं और सब्जी भी स्वादिष्ट नहीं बनती। पहले तुम भिंडी डाला करो और फिर थोड़ी देर बाद मसाले भी डाल दिया करो, इससे सब्जी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तब अंकिता कहती, मम्मी जी आपको तो आदत हो गई है मेरे काम में बुराई निकालने की। मैं इतनी मेहनत से काम करती हूँ, लेकिन आपको तो हमेशा ही लगता है कि मैं कामचोर हूँ। तब अंकिता की सास कहती, बेटा तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ और तुम मुझ पर ही गुस्सा दिखा रही हो। अच्छा मम्मी जी, अब आप मुझे ररंकू भी कहेंगी, अंकिता कहती। अंकिता का इतना ही कहना था कि वर्षा भी गुस्से में कहती, भाभी माँ आपसे अच्छे से बात कर रही हैं और आप गुस्सा दिखा रही हैं। इस तरह तो माँ मुझे भी समझाती पर मैं तो गुस्सा नहीं दिखाती। तब अंकिता कहती, ननंद जी आप बीच में ना ही बोलें तो अच्छा है, कल के दिन आपको भी ससुराल जाना है, फिर मैं देखती हूँ कि आप अपनी सास की कितनी सुनती हैं। मैं तो बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन आप तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगी। इतना कहते ही दोनों ननद भाभी में कहासुनी होने लगी। तभी अंकिता की सास वर्षा और अंकिता दोनों को फटकार कर शांत करा देती।
उस वक्त लड़ाई शांत हो जाती, लेकिन मन में तो कड़वाहट आ ही चुकी थी। इसी तरह एक महीना निकल गया और कुछ दिनों के लिए फिर से बुआ जी आती और वह देखकर बहुत खुश होती कि जो उन्होंने आग लगाई थी वह अभी तक जल रही थी। लेकिन दुख इस बात का था कि सिर्फ अंकिता की तरफ से आग जल रही थी, इसलिए इस बार वह अंकिता को नहीं, अपनी भाभी सावित्री जी को अंकिता के खिलाफ भड़काना शुरू करती और मौका देखकर अपनी भाभी से कहती, भाभी विश्वास नहीं होता, इतनी सीधी सादी दिखने वाली लड़की इतनी चतुर चालाक कैसे हो सकती है। पता है भाभी, आज मैंने अंकिता को आपकी बुराई करते हुए सुना। पास की जो बिमला भाभी है ना, उनसे आपकी बुराई कर रही थी। अंकिता कह रही थी कि मेरी सास तो बात बात पर मुझे रोकती टोकती रहती है और ननंद के तो नखरे ही रखें। यह सब कुछ बाहर खड़ी हुई वर्षा सुन लेती और वह समझ जाती कि बुआ जी अपना खेल खेल रही हैं माँ को भाभी के खिलाफ भड़काने का, और जरूर इन्होंने ही भाभी को हमारे खिलाफ भड़काया होगा। इसलिए तो मेरी सीधी सादी भाभी हर वक्त गुस्से में रहती हैं। और वह अपनी भाभी के कमरे में जाकर कहती, भाभी मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अंकिता गुस्से में कहती, दीदी मैं थक चुकी हूँ, यह वक्त मेरे आराम करने का है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वर्षा ने कहा, बस एक बार चलिए, फिर मैं आपसे कभी जिद नहीं करूँगी। अंकिता भी गुस्से में चलने के लिए तैयार हो जाती और वह अपनी सासू माँ के कमरे के बाहर जाकर देखती कि उसकी बुआ सास उसकी सासू माँ से कह रही हैं, भाभी जरा सोचिए कि ऐसी लड़की के साथ आपकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। इसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है। आज की ही बात देखिए, रसोई घर में छोटी सी तो बात थी और अंकिता इतना भड़क गई। सिर्फ इतना ही नहीं, घर के अंदर तो ठीक है, लेकिन अंकिता तो आपकी बुराई घर के बाहर भी करती है। सिर्फ बिमला भाभी से ही नहीं, वह तो मोहल्ले में हर किसी से आपकी बुराई करती रहती है। यहाँ तक कि अभी अपनी माँ से भी आपकी बुराई कर रही होगी। यह सुनकर तो वर्षा को अपनी बुआ जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह धीरे से अंकिता से कहती, भाभी देख लिया आपने इनका असली चेहरा। मैं जानती हूँ इन्हीं ने आपको भी हमारे खिलाफ भड़काया होगा। अंकिता ने कहा, दीदी आप सही कह रही हैं, जब आप और मम्मी जी घर पर नहीं रहती थी तो बुआ जी मुझे आप दोनों के खिलाफ भड़काती थी और यह कहती थी कि आप दोनों मेरी बुराई मोहल्ले वालों से करते हैं। चलिए भाभी चलकर इन्हें सबक सिखाते हैं, वर्षा कहती। कहकर वर्षा और अंकिता अपनी माँ के कमरे के अंदर जाने ही रखते कि तभी सावित्री जी बुआ जी से कहती, देखिए ननद जी, मेरी बहू हमारी तारीफ करे या बुराई, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अंकिता मेरी बहू है और उसके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकती। और रही बात अंकिता कैसी है, वही मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों ने उसके कान भर दिए हैं, इसलिए वही ऐसा व्यवहार कर रही है। मैं अंकिता को और आपको दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और यदि आप सोचती हैं कि आपके कहने से मैं अपनी बहू के खिलाफ हो जाऊंगी तो आप गलत सोच रही हैं। आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं। जितनी कोशिश आप मेरी और मेरी बहू में लड़ाई कराने की कर रही हैं, उससे ज़्यादा कोशिश आप अपने घर में कीजिए, जिससे आपके घर में आपकी दोनों बहुओं के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएं। वरना ऐसा ना हो हमारे घर में आग लगाने के चक्कर में आपका पूरा घर ही जल जाए। क्योंकि मुझे पता है कि आपके संबंध अपनी बहुओं के साथ कितने अच्छे हैं और आपकी बहुएं आपके कितने गुणगान करती हैं। यदि मैंने बताना शुरू कर दिया ना तो आप सुन पाएंगी। इसलिए कुछ दिनों के लिए आई हैं तो शांति से रहिए और चली जाइए। तभी बुआ जी यह कहते हुए बाहर जाने लगती हैं, भराई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो आपके अच्छे के लिए कह रही थी, लेकिन आपको तो मेरी बातें समझ में ही नहीं आती। तब सावित्री जी कहती हैं, आपकी अच्छाई मैंने देखी है। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तब भी आप मेरी बुराई मेरी सास से करती थी। उनके साथ तो आपने मेरे संबंध अच्छे नहीं रहने दिए, लेकिन अपनी बहू के साथ मैं अपने संबंध नहीं बिगाड़ूंगी। उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि एक अच्छी सास बनूंगी। जो मेरी साथ हुआ रहा है वह मैं अपनी बहू के साथ तो कभी होने भी नहीं दूंगी। मेरी बहू कभी यह नहीं कह सकती कि उसकी सास बुरी है। मेरी बहू मेरा गौरव है और उसके खिलाफ
अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। बुआ जी वहाँ से बाहर जाने लगती तो देखती कि दरवाजे पर अंकिता और वर्षा दोनों ही खड़ी हैं। यह देखकर बुआ जी समझ जाती कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। अपना सामान पैक करती और अपने घर चली जाती और अंकिता की आंखों में आंसू होते और वह अपनी सासू माँ से कहती, मम्मी जी, बुआ जी ने मुझे आपके और दीदी के खिलाफ भड़काया था और मैं उनकी बातों में आसानी से आ गई थी, लेकिन वही सब जब बुआ जी ने आपके साथ किया तो आपने उनकी किसी भी बात का विश्वास नहीं किया। यदि मैं भी उस दिन बुआ जी की ना सुनती तो हमारे रिश्ते में कभी दरार नहीं आती। सावित्री जी ने अपनी बहू से कहा, यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और हर किसी को अपना हितैषी समझती हो, जो ठीक है, लेकिन आज की दुनिया चतुर चालाक की है। ऐसे मीठे बोलने वाले लोग ही जहर उगलते हैं। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। लोगों को समझने की आदत डाल लो बेटा, क्योंकि इस जिंदगी में ऐसे लोग मिलते रहते हैं। कुछ हमारे हितैषी होते हैं और कुछ हितैषी बनने का नाटक करते हैं, और दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। और जब तक हम अंतर कर पाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। और अब तुम चिंता मत करो, हमारे रिश्ते में कोई दरार ना पहले थी और ना आगे होगी। इसकी कोशिश हम दोनों करेंगे, है ना? अंकिता ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अब अंकिता भी समझ गई थी कि बुआ जी जैसे रोगों से बचकर रहना चाहिए, और उसे अपने पति रोहन की भी बात याद आती। उसने कहा था, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, और बुआ जी जैसे रोगों की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं, उसी कान से नकार देना बहुत अच्छा होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप वीडियो को करते हैं लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।